अच्छा, ग्रंथियों के प्रकार अपन पढ़ रहे थे। अभी ग्रंथियों के प्रकार खत्म नहीं हुए थे, अपन ने लास्ट में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय लिखा हुआ था। अब अपन बात करते हैं जो ग्रंथियों की स्रावी इकाई होती है उसके आधार पर ग्रंथियों के प्रकार। भाई एक तो अपन ने पढ़ा था कि उसका स्राव वो किस तरह से निकलता है, उसके आधार पर स्राव किस प्रकार का होता है, जैसे बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी पढ़ी अपन ने। फिर अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी कि वो अपने स्राव को बाहर किस तरीके से निकालती है। अगर बाहर निकालते समय पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो भूलभंजी होती है, होलोग्राइन होती है। अगर केवल उसका शीर्ष भाग अलग होता है तो उसको शीर्षभंजी, और अगर कोशिका नष्ट नहीं होती, बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं होती, तो उसमें अभंजी या उसको क्या बोलते हैं, मीडोग्राइन कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके थे। फिर अपन ने कोशिकाओं की संख्या के आधार पर भी पढ़ा, एक कोशिकीय ग्रंथि भी होती है और बहुकोशिकीय ग्रंथि भी होती है। अब अपन ग्रंथियों के प्रकार पढ़ रहे हैं स्रावी इकाई के आधार, ग्रंथियों के प्रकार उसकी स्रावी इकाइयों के आधार पर कि उसकी स्रावी इकाइयां किस प्रकार की हैं। तो देखिए इसमें अपन पढ़ते हैं पहला तो सरल नलिकाकार, सरल नलिकाकार या इसको कहते हैं अपन सिंपल ट्यूबुलर। दूसरा अपन इसमें पढ़ते हैं वाइड ट्यूबुलर या जिसको क्या बोलते हैं, कुंडलित नलिकाकार, या इसको कहते हैं क्वाइल्ड ट्यूबुलर। तीसरा प्रकार होता है यहां पर शाखित नलिकाकार, जिसको अपन कहते हैं ब्रांच्ड ट्यूबुलर। और सरल में लास्ट प्रकार होता है, ये सरल थी, अब होता है फिर संयुक्त नलिकाकार, या जिसमें होता है कंपाउंड ट्यूबुलर। कंपाउंड ट्यूबुलर इस तरह से देखिए, अब इसके एग्जांपल अपन लिखेंगे। फिर सरल नलिकाकार, इसका मतलब इसकी स्रावी इकाई कुछ इस तरीके से होती है, नलिका के समान। ठीक है, कुंडलित नलिकाकार का मतलब क्या है, इसकी स्रावी इकाई इस तरह से होगी, कुंडलित होगी इस प्रकार से। नलिका तो होगी लेकिन कैसी होगी, कुंडलित होगी। शाखित नलिकाकार का मतलब क्या है कि नलिकाकार जो होंगी उनकी क्या हो जाएंगी, शाखाएं हो जाएंगी। और संयुक्त नलिकाकार में क्या है, संयुक्त नलिकाकार कुछ इस तरह से होती है जिसमें शाखाओं की भी कई सारी शाखाएं हो जाती है, जो ब्रांच है वो भी कई सारी ब्रांचेस में शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसको अपन कहते हैं संयुक्त नलिकाकार। ठीक है, तो ये तो नलिकाकार है। दूसरी होती है कूपाकार या कूपिकाकार जिसको कहते हैं। देखिए इसमें आपको मिलेगी सिंपल एल्वियोलर, सिंपल एल्वियोलर या सरल, सरल कूपिकीय कह सकते हैं, कूपिकाकार कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल एल्वियोलर मिलेगी। सिंपल के बाद आपको मिलेगी यहाँ पर कंपाउंड सॉरी ब्रांच्ड एल्वियोलर, ब्रांच्ड या जिसको अपन क्या कहेंगे शाखित, कूपाकार या एल्वियोलर कह सकते हैं। तीसरी आपको यहाँ पर मिलेगी कंपाउंड, कंपाउंड एल्वियोलर, कंपाउंड या क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त एल्वियोलर कूपिकीय। और लास्ट मिलेगी कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर, या जिसको कहेंगे संयुक्त, संयुक्त नलिका कूपिकीय। ये कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर। अब देखिए इनमें क्या होता है, जैसे इसमें जनरली दुग्ध ग्रंथि पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक। देखिए सरल कूपिकीय में क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगी, कूपिकाएं होंगी, यहाँ पर इस तरह से क्या होंगी, कूपिकाएं होंगी। शाखित कूपिकीय है तो क्या होगी, इस तरह से कूपिकाएं की शाखा होगी। ठीक है, संयुक्त है तो क्या होगी, संयुक्त है तो शाखाओं की भी शाखाएं होंगी। और कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें नलिकाएं भी हैं और इसमें कूपिकाएं भी हैं। इस तरीके से नलिकाएं भी होंगी और कूपिकाएं भी होंगी, दोनों तरह की चीज होगी, नलिकाएं और कूपिकाएं दोनों होती है, इसलिए इसको नलिका कूपिकी कहते हैं या कूपिका कहते हैं। अब कहां पर होती है, मैंने तो इसके एग्जांपल पढ़ने थे। सरल नलिकाकार जो मिलती है आपको, ये मिलेगी क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। कहां पढ़े हैं, कहां पढ़े हैं, लिबरकुन की दरारें जिनको कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कहां पर मिलते हैं, इंटेस्टाइन में मिलते हैं, आंत में मिलते हैं। कुंडलित नलिकाकार ये आपको मिलेगी श्वेत ग्रंथि, ये है श्वेत ग्रंथि। शाखित नलिकाकार ये है, ये क्या है, जठर ग्रंथि। और ये है प्रोटोथीरियन की दुग्ध ग्रंथि। प्रोटोथीरिया पढ़ा ना, डक्बिल प्लेटिपस, प्रोटोथीरिया की दुग्ध ग्रंथि, जिसमें डक्बिल प्लेटिपस आ जाता है, बिल्कुल वो क्या है, कंपाउंड ट्यूबुलर है। अब इसके बाद यहां पर आते हैं सिंपल एल्वियोलर में, तो ये मेंढक की त्वचा में जो ग्रंथि होती है उसमें मिलेगी, ये मिलेगी आपको सेबेसियस, सेबेसियस ग्लैंड, जो कि क्या होती है, सेबेसियस या तेल ग्रंथि जो होती है त्वचा की। ठीक है, ये मिलेगी आपको कंपाउंड एल्वियोलर। कंपाउंड एल्वियोलर आपको मिलेगी लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि। लेकिन लाल ग्रंथि में कौन कौन सी, पैरोटिड को छोड़कर, पैरोटिड को छोड़कर कौन कौन सी बची, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। बची कौन सी, पैरोटिड, वो पैरोटिड यहाँ आ जाएगी, पैरोटिड यहाँ आएगी। जो दुग्ध ग्रंथि होती है वो यहाँ पर आएगी, आंतरिक ग्रंथि यहाँ आएगी, ठीक है, हो चुका सॉरी, पैंक्रियाज यहाँ पर आ जाएगी, पैंक्रियाज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आखिरी प्रकार के ग्रंथियों के, जो कि उनकी इकाई किस प्रकार से, मतलब जहां से उनका स्राव निकलता है वो स्रावी इकाई किस प्रकार से होगी उसके आधार पर है। भाई ग्रंथियां तो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी, लेकिन ग्रंथियों का स्राव बाहर भी तो निकलेगा, जिस इकाई के माध्यम से निकलेगा वो इकाई का आकार किस प्रकार से है, उसकी आकृति किस प्रकार से है, उसके आधार पर ये ग्रंथियों के प्रकार है। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो, एक तो इस पर पूछते हैं, एक तो इस पर पूछते हैं दुग्ध ग्रंथि जो है वो किस प्रकार की है। दूसरा क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है लिवरकुन की दरारें जो है, इन दोनों पे क्वेश्चन अभी तक ज्यादा पूछे हुए हैं। लिवरकुन की दरार पर भी क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल, ठीक है, कि वो सिंपल ट्यूबुलर होती है, सरल नलिकाकार होती है, और दुग्ध ग्रंथि जो होती है स्तनधारियों में वो किस प्रकार की होती है,
कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर मतलब जिसमें नलिकाएं भी होती हैं और जिसमें कूपिकाएं भी होती हैं, ठीक है। चलिए अब अपन इसके बाद बात करते हैं कुछ संधि स्थल के बारे में। अच्छा, कोशिकाओं के बीच में जो संधि स्थल पाए जाते हैं वो आपने किसी और चैप्टर में भी तो पढ़ लिए होंगे, टाइट जंक्शन वगैरह जो होते हैं। उपकला कोशिकाओं के मध्य संधि की अपन बात करते हैं, ठीक है, कि उपकला कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में किस प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। शायद एनसीईआरटी में 3 प्रकार की देख रखी है इन्होंने, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो देख रखा है, बता दो, जो दी हुई है बस वही बता दूंगा मैं। एक तो कौन सी, टाइट जंक्शन दिया होगा, टाइट जंक्शन या दृढ़ संधि जिसको कहते हैं, टाइट जंक्शन। या अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उपकला कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उनके बीच में विशिष्ट प्रकार की संधियां पाई जाती हैं, जिन संधियों के माध्यम से वो एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़ी होती हैं। कौन कौन सी संधियां होती है, सब संधि बता रहा हूं और उनके कार्य बता रहा हूं। एक तो होती है दृढ़ संधि। देखो दृढ़ संधि में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है, जैसे ये उपकला कोशिकाएं हो गई, भाई उपकला कोशिकाओं के बीच में थोड़ी बहुत खाली जगह तो होगी ना, बहुत सूक्ष्म गैप एक होगा ना, क्योंकि कोशिकाएं जो होती है, हमने कहा इसमें आधात्री बिल्कुल कम होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि होता ही नहीं, होता तो है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी बहुत जगह बीच में होगी जरूर। अब क्या होता है इस दृढ़ संधि में, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनका शीर्ष भाग आपस में मिल जाता है, इनका शीर्ष भाग आपस में मिल जाता है और ये बना लेता है संधि, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दृढ़ संधि। कोशिका जो समीपस्थ कोशिकाएं होती हैं उनका शीर्ष भाग संलयित हो जाता है और शीर्ष भाग संलयित होकर क्या बना देता है, दृढ़ संधि या टाइट जंक्शन बना देता है। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है कि कोशिकाओं के बीच में जो पदार्थ होगा उसके रिसाव को रोकना, कि ये निकल के ऊतक से बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर का अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है, अंतर कोशिकीय पदार्थ, भाई कोशिकाओं के बीच में जो पदार्थ है, अंतर कोशिकीय पदार्थ के रिसाव को, लीकेज को क्या करना, रोकना, जिससे वो निकल के बाहर ना जाए, ये दृढ़ संधि है। दूसरा बताओ कौन सी संधि, कौन सी, आसंजन। आसंजन या जिसको क्या बोलते हैं, एडहेरिंग या आसंजन संधि। आसंजन संधि क्या होती है, आसंजन संधि वो होती है जो दो कोशिकाओं को मजबूती से जोड़कर, तीसरा कौन सा दिया बताएं, गैप जंक्शन। अच्छा, आसंजन संधि एक्चुअली जो है वो उस प्रकार की होती है जो दो कोशिकाओं को मजबूती से जोड़ने का काम करती है, समीपस्थ कोशिकाओं को मजबूती से क्या करती है, जोड़ के रखने का काम करती है। जैसे आपने डेस्मोसोम पढ़े होंगे, जैसे डेस्मोसोम, ये आसंजन संधि में आते हैं। ये क्या करती है, नाम से समझ में आ रहा है वैसे तो, यहाँ पर जैसे ये कोशिकाएं हैं, मान लो ये कोशिकाओं में इस तरह से प्रोटीन की प्लेट बन जाती है, ये कोशिकाओं में बन जाती है प्रोटीन प्लेट, इनके बीच में होता है सीमेंट, इनके बीच में होती है सीमेंट, और यहाँ पर कुछ तंतु होते हैं, प्रोटीन के तंतु होते हैं, ये प्रोटीन तंतु होते हैं, इस तरह से संरचना होती है। और भाई काम क्या है, काम क्या होगा, कोशिकाओं को मजबूती से जोड़ कर रखना। दोनों तरफ प्रोटीन प्लेट बन गई, मजबूत प्लेट बन गई, बीच में सीमेंट आ गई और अंदर क्या चलेगा, प्रोटीन के तंतु। तो इनका काम क्या हो गया कि समीपस्थ कोशिकाओं को मजबूती से जोड़कर रखने का काम हो गया, कि समीपस्थ कोशिकाओं को मजबूती से जोड़ के रखती है, ठीक है, ये काम होता है इसका। तो जैसे डेस्मोसोम होता है, डेस्मोसोम के साथ साथ ही आसंजन संधि में एक हेमीडेस्मोसोम भी होता है, इस पर कई बार क्वेश्चन आया इसलिए अलग से बता रहा हूं उसको। हेमीडेस्मोसोम भी होता है। हेमीडेस्मोसोम क्या करता है, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गई यहाँ पर उपकला ऊतक, उपकला ऊतक में बन गई यहाँ पे क्या, प्रोटीन प्लेट, यहाँ पर बन गई क्या, प्रोटीन प्लेट बन गई, और यहाँ पर सीमेंट मटेरियल हो गया, ये सीमेंट हो गया, ये सीमेंट हो गई, ये हो गई प्रोटीन प्लेट। अब ये क्या कर रही है, इसका कार्य देखकर बताओ, कोशिका को किससे जोड़ रही है, तो ये तो कोशिकाओं को आपस में जोड़ रही थी, ये कोशिकाओं को आधारीय झिल्ली से जोड़ता है, और आधारीय झिल्ली में भी कौन सी स्तर से, उसके ऊपर वाली स्तर से, ऊपर वाली स्तर कौन सी है, बेसल लेमिना, ऊपर वाली स्तर कौन सी है, बेसल लेमिना है ना। तो मतलब इसका कार्य कई बार पूछा हुआ है हेमीडेस्मोसोम का। तो हेमीडेस्मोसोम का कार्य क्या होता है, उपकला सेल्स को आधारीय झिल्ली की, उपकला सेल्स को आधारीय झिल्ली की किससे जोड़ना, बेसल लेमिना से जोड़ना, ये इसका काम। और तीसरे प्रकार का जंक्शन दिया है आपके पास, कौन सा दिया है, गैप जंक्शन। तीसरे प्रकार का जंक्शन दिया हुआ है गैप जंक्शन। गैप क्या, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, अंतराली। गैप जंक्शन क्या होता है, जिसमें कि समीपस्थ कोशिकाओं के बीच में साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाले प्रोटीन चैनल बन जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाले प्रोटीन चैनल बन जाते हैं, जो समीपस्थ कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को, कोशिका द्रव्य को क्या करते हैं, जोड़कर रखते हैं। और इनके जोड़ने से क्या फायदा होता है, ये आयन के विनिमय को, कुछ छोटे बड़े अणुओं के विनिमय को तीव्र बना देते हैं। ये हृदय पेशियों में बहुत ज्यादा होते हैं, जो आपने पेशियां पढ़ी होंगी तब उसमें हृदय पेशियां पढ़ी होंगी, उनमें बहुत ज्यादा मिलते हैं ये गैप जंक्शन। तो हालांकि उपकला ऊतक का कैरेक्टर है, लेकिन दूसरे उपकला ऊतक के अलावा भी कहां पाए जाते हैं, तो हृदय पेशियों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन क्या करते हैं, आयन और अणुओं का तीव्र स्थानांतरण करते हैं, किसके बीच में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में। ये असल में कोशिका द्रव्य को जोड़कर रखने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 प्रकार के संधि स्थल हैं, इनको याद रखिए। एक तो टाइट जंक्शन, सीधे ये टाइट जंक्शन क्या होते हैं, जो कोशिकाएं हैं उनकी प्लाज्मा झिल्ली के ऊपरी भाग मिल जाते हैं और संधि बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शन। काम क्या होता है, कोशिकाओं के बीच के पदार्थ को बाहर निकलने से रोकना। दूसरा आसंजन संधि, काम क्या है, जोड़ने का, चिपकाने का। भाई यहाँ पर डेस्मोसोम दो कोशिकाओं को चिपकाएंगे, हेमीडेस्मोसोम कोशिका को आधारीय झिल्ली की बेसल लेमिना से चिपकाएंगे। तीसरा क्या था, गैप जंक्शन, दो कोशिकाओं के बीच के कोशिका द्रव्य में आयन और अणुओं के स्थानांतरण को तीव्र बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से उपकला ऊतक में ये चीजें खत्म होती है। अब अपन इसमें एक बात और करते हैं, कुछ रूपांतरित उपकला। एक है रूपांतरित उपकला। रूपांतरित उपकला क्या होती है, भाई रूपांतरित उपकला मतलब जो उपकला ऊतक का क्या है, रूपांतरण है, जो उपकला ऊतक का रूपांतरण है। तो उपकला ऊतक लेकिन कार्य दूसरे की तरह करते हैं। देखिए जैसे आपको एग्जांपल के लिए बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एक तो है न्यूरो एपिथेलियम या तंत्रिकीय उपकला। देखिए न्यूरो एपिथेलियम या इसको अपन क्या बोलेंगे, तंत्रिकीय उपकला है। तो उपकला ऊतक काम किसका कर रही है,
तंत्रिकाओं का काम किसकी तरह कर रही है? तंत्रिकाओं का काम होता है ना आवेगों का स्थानांतरण करना, किसी चीज को, किसी संवेदना को ग्रहण करना। तो यहाँ पर है तो उपकला ऊतक, लेकिन ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम कर रही है। जैसे उदाहरण क्या बोलोगे? उदाहरण घ्राण उपकला। भाई घ्राण उपकला है ना हमारी ऑल्फैक्ट जो सूंघने का काम करती है तो उपकला ऊतक, लेकिन सूंघने की संवेदनाओं को ग्रहण कर रही है। जबकि उपकला ऊतक का ये काम थोड़ी होता है। उपकला ऊतक का काम होता है श्रवण करना, उत्सर्जन करना, अवशोषण करना, सुरक्षा देना, ये सब काम है उपकला ऊतक का। लेकिन यहाँ पे उपकला ऊतक होकर भी किसकी तरह कार्य कर रही है? यहाँ पर जो है वो न्यूरॉन की तरह संवेदनाओं को ग्रहण कर रही है। ऐसे यहाँ पर जो गस्टेटरी एपिथेलियम होती है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में गस्टेटरी को? जो स्वाद के लिए होती है, गस्टेटरी उपकला जो होती है, गस्टेटरी उपकला जो क्या है, स्वाद ग्राही है, जो जीभ में होती है ना, जीभ में वो भी उपकला ऊतक है जो पेपिली में पाए जाते हैं। किसको ग्रहण कर रहे हैं? लेकिन स्वाद की संवेदनाओं को आगे भेज रहे हैं। तो संवेदनाओं को भेज रहे हैं, इसका मतलब किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? तंत्रिकाओं की तरह कार्य कर रहे हैं। उपकला ऊतक लेकिन तंत्रिकाओं की तरह कार्य कर रहे हैं। दूसरा देखो मायो एपिथेलियम। मायो एपिथेलियम मतलब पेशीय उपकला। भाई पेशीय उपकला क्या होती है? तो उपकला ऊतक, लेकिन काम किसका कर रहा है? काम पेशियों की तरह कर रहा है, मतलब संकुचन का काम कर रहा है। काम पेशियों का काम क्या होता है? संकुचन करना। ये कहां पर मिलेगा? इसका उदाहरण है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि में मिलेगी। श्वेत ग्रंथि जो पसीने की ग्रंथियां होती है उसकी उपकला। तो स्तन ग्रंथि हो गई, दुग्ध ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि, इनकी ऊपर है तो ये उपकला ऊतक। इनके उपकला ऊतक में संकुचन की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब क्या है? ये काम किसकी तरह करती है? ये काम करती है पेशियों की तरह, लेकिन पेशी है नहीं, ये तो उपकला ऊतक है। ठीक है, तो ये कुछ रूपांतरित उपकला है जो हमको अलग अलग जगह देखने को मिलती है। तो ये था पूरा उपकला ऊतक। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे संयोजी ऊतक। इतना नोट करो। नेक्स्ट अपन जो टिश्यू पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। देखो कनेक्टिव टिश्यू जो है, संयोजी ऊतक जो है, ये विस्तृत रूप से फैला ऊतक है। शरीर में विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक होता है। अगर शरीर में सबसे ज्यादा फैले हुए ऊतक की बात करें तो वो कौन सा मिलेगा हमको? वो संयोजी ऊतक मिलेगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा फैला हुआ ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसमें अगर अपन मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स पता है ना, कोशिकाओं के बीच का पदार्थ। मैट्रिक्स जो होता है ये बहुतायत में होता है, बहुत अधिक मैट्रिक्स होगा। मतलब जैसे अपन कहते हैं उपकला ऊतक, जब अपन ने पढ़े थे हमने कहा था कि कोशिकाओं के बीच में मैट्रिक्स होगा, लेकिन जब संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो उल्टा होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर कोशिकाएं होंगी। इतना ज्यादा मैट्रिक्स होता है कि हम कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर है कोशिकाएं, डूबी हुई हैं उसमें। जैसे वो कस्टर्ड होता है, फ्रूट कस्टर्ड आपने देखा होगा, फ्रूट कस्टर्ड में फल के टुकड़े फ्रूट से डूबे रहते हैं ना, बस वैसे ही वो जो डूबे हुए हैं वो क्या है? वो कोशिकाएं हैं। और जो कस्टर्ड है, जो उसका लिक्विड पार्ट है सेमी सॉलिड, वो क्या है? इसका मैट्रिक्स है। तो मतलब यहाँ पर कहते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कोशिकाएं डूबी होती है, इतना अधिक मैट्रिक्स होता है। इनमें रक्तवाहिनियां होती हैं या नहीं होती? रक्तवाहिनियां होती हैं इनमें। संयोजी ऊतक में रक्तवाहिनियां उपस्थित हैं, क्योंकि उपकला ऊतक में अपन ने पढ़ा था कि उनको संयोजी ऊतक की रक्तवाहिनियों से ही तो पोषण मिलता है। तो रक्तवाहिनियां होती हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता अगर बात करें तो इनमें औसत कहते हैं, ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। जबकि उपकला ऊतक में क्या थी? ज्यादा थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, औसत है। ठीक है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू के घटक जो होते हैं, 3 प्रकार के घटक अपन पढ़ेंगे इसके, जिनसे मिलकर संयोजी ऊतक बनता है। एक तो होता है इसका मैट्रिक्स, दूसरी होती है सेल्स, और तीसरे होते हैं फाइबर्स। इन तीनों से मिलकर जो है वो संयोजी ऊतक बनता है। मैट्रिक्स है, सेल्स है और फाइबर्स है। तो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स किसका बना है? इसका म्यूकोपॉलीसैकेराइड। मैट्रिक्स बना हुआ है किसका? म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट है। हाइलोरोनिक एसिड जैसे हो गया, बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं हाइलोरोनिक एसिड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड ही तो है, उसका बना होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स तो चलिए ठीक है। सेल्स की बात करते हैं अपन की सेल्स कौन कौन सी होती है यहाँ पर। सेल्स जो होंगी उनमें सबसे पहली होती है फाइब्रोब्लास्ट। सेल्स में, कोशिकाओं में सबसे पहली सेल कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट होती है। फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, अगर बात करें, अच्छा 2 बार हो गया, मैंने सोचा इतनी लंबी स्पेलिंग कब से हो गई। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो सबसे अधिक कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। सर्वाधिक कोशिकाएं अगर पाई जाती हैं तो वो कौन सी हैं? फाइब्रोब्लास्ट। सबसे अधिक कोशिकाएं यही होती हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं ये मैट्रिक्स का स्त्राव करती हैं। जो अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, किसमें मैट्रिक्स होता है, बहुत ज्यादा होता है, मैट्रिक्स में कोशिकाएं डूबी होती हैं, वो जो मैट्रिक्स है वो बनाया किसने है? वो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं ने बनाया है। और साथ ही साथ ये इसके 2 प्रकार के तंतु भी बनाती है। ये कोलेजन व इलास्टिक तंतु का निर्माण भी करती है। इन्हीं से कोलेजन तंतु भी बनते हैं और इन्हीं से इलास्टिक। अभी अपन तंतु के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें जो 2 प्रकार होंगे, कोलेजन और इलास्टिक, वो किसने बनाए हैं? फाइब्रोब्लास्ट ने। तो फाइब्रोब्लास्ट संयोजी ऊतक में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, जो मैट्रिक्स भी बनाएंगी और जो तंतु भी बनाएंगी। कुछ इस तरीके से दिखती है, जिनमें शाखित प्रवर्त होते हैं। इनके शाखित प्रवर्त होते हैं, मतलब जो प्रोसेस निकली होती है ना, एक तो प्रवर्त जैसे निकले होते हैं भाई, एक तो किसी कोशिका के प्रवर्त जैसे हो सकते हैं ये निकले हुए प्रवर्त, और दूसरे ये हो सकते हैं जिनमें प्रवर्त जैसे हैं शाखित है। तो इनके प्रवर्त जैसे होते हैं शाखित प्रवर्त होते हैं। इनसे अपन डायग्राम में पहचान सकते हैं कि ये फाइब्रोब्लास्ट है, शाखित प्रवर्त के आधार पर। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं इनमें मिलती हैं वो है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ये जिनको क्या बोलते हैं? वृद्धकाणु कहते हैं। मैक्रोफेज या वृद्धकाणु मिलती है दूसरे प्रकार की कोशिकाएं जो कि संयोजी ऊतक में मिलेगी। भाई मैक्रोफेज या वृद्धकाणु क्या होती हैं, क्या काम करती हैं? ये एक तरह से भक्षण करती हैं, मतलब ये भक्षकाणु होती है ना, किसी भी प्रकार के प्रतिजन को खा जाएंगी, उसका पाचन कर देंगी, तो ये भक्षण करने का काम करती है। फैगोसाइटिक होती है, भक्षकाणु होती है। ठीक है, इनको अपन कैसे पहचानते हैं? इनके लिए अगर बात करें, इनका केंद्रक जो होता है ना, इनके केंद्रक से अपन पहचान सकते हैं। इनका केंद्रक होता है सेम के बीज के समान। सेम का बीज या किडनी होती है ना, उसके समान, इस तरीके से ऐसा केंद्रक होता है।
ठीक है, जैसे अपन इनको थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं कि हाँ ये भक्षकाणु है, ये मैक्रोफेज है। अच्छा, मैक्रोफेजेस अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, इनके अलग अलग जगह पर होती है और सभी जगह पर नाम अलग अलग है इनके। जैसे कहाँ कहाँ पर होती है बताओ। अच्छा, लीवर में अगर होगी मैक्रोफेज तो क्या कहेंगे उसको, लीवर में कुपर सेल कहते हैं। लंग्स में अगर होगी तो क्या कहेंगे, क्या, लंग्स में अगर होगी तो डेस्ट सेल कहेंगे। ब्लड में होगी तो मोनोसाइट कहेंगे, ब्लड में होगी तो मोनोसाइट कहेंगे। और कहा, हाँ ब्रेन में, हाँ ब्रेन में होगी तो क्या बोलो, हाँ गिलियल सेल कहते हैं। ब्रेन में होगी तो अपन इनको क्या बोलते हैं, गिलियल सेल। और क्या, स्प्लीन में होगी तो रेटिकुलर सेल कहेंगे। और आपने थाइमस में पढ़ी होगी क्या, थाइमस में, अरे थाइमस ग्लैंड पढ़ी होगी ना, वहां पढ़ी होगी हेसल कार्पस। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं इन मैक्रोफेजेस को। सारी होती क्या है, मैक्रोफेजेस ही होती हैं ये सारी, जो कि भक्षण का काम करती हैं। किसी भी प्रकार का प्रतिजन आएगा उसको खा जाएंगे, उसको नष्ट कर देंगे, ये इनका काम होता है। इसके बाद तीसरे प्रकार की कोशिकाएं जो इसमें मिलेंगी वो है मस्त सेल। अच्छा मास्ट है, अच्छा ये जो होती है ये बेसोफिल का रूपांतरण होती है। बेसोफिल पढ़ते हैं ना रक्त में, उसका रूपांतरण होती है। तो बेसोफिल का काम क्या होता है, हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन निकालना। तो इनका काम भी क्या है, तो भाई हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन निकालना। ठीक है, तो इनके स्राव में आपको मिलता है हिस्टामिन जो कि वाहिनी प्रसारक होता है, हेपेरिन जो कि प्रतिस्कंदक होता है, हिस्टामिन वाहिनी प्रसारक शोधकारक भी है, हेपेरिन प्रतिस्कंदक है, और सेरोटोनिन वाहिनी संकोचक होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही किससे निकलते हैं, मास्ट सेल से, जो कि बेसोफिल का रूपांतरण होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्लाज्मा सेल की। यहाँ पर आपको प्लाज्मा सेल मिलेगी। प्लाज्मा सेल जो होती है ये क्या बनाती है, ये प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। जो एंटीबॉडी होती है, ह्यूमन हेल्थ पढ़ा ना, उसमें प्लाज्मा सेल्स बनती है ना, किससे बनती है, बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट बनाता है प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल बनाता है आर्मी ऑफ प्रोटीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स बनाती है प्रतिरक्षी। और ये प्लाज्मा सेल्स की पहचान एक ये है, खास पहचान की, इसका जो केंद्रक होता है ना वो ऐसा होता है, कार्टवील। कार्टवील, कार्टवील मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी पता है, बैलगाड़ी के पहिए के समान। कार्टवील न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पर होती है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट, एडिपोसाइट क्या करती है, वसा संग्रह। ये जो है वसा संग्रह करने का काम करती है। और एडिपोसाइट दो तरह की होती है, एडिपोसाइट दो तरह की है, एक मोनोलोक्यूलर, एक मल्टीलोक्यूलर। एडिपोसाइट के दो प्रकार आपको मिलेंगे, एक जिसको अपन कहेंगे मोनोलोक्यूलर, दूसरा जिसको अपन कहेंगे मल्टीलोक्यूलर। देखिए दो प्रकार की एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में मिलती हैं। मोनोलोक्यूलर का मतलब क्या है कि यहाँ पर वसा को संग्रह करने वाला जो ग्लोब्यूल है वो एक ही मिलेगा, बड़ा सा, ये फैट ग्लोब्यूल कहते हैं, या फैट लोब्यूल कह सकते हैं। फैट लोब्यूल का मतलब क्या है, वसा को संग्रहित करने वाला इनमें लोब्यूल मिलते हैं, जिनमें एक मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोलोक्यूलर, और जिनमें एक से ज्यादा मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक से ज्यादा मिलेंगे। इन सब में वसा है, ये क्या है, फैट लोब्यूल। ये कितने हैं, एक से ज्यादा। इसमें केंद्रक साइड में खिसक जाता है, क्योंकि एक बड़ा सा केंद्र वो आ जाएगा ना लोब्यूल, तो इसका केंद्रक कहाँ है, साइड में खिसक जाएगा, इसका केंद्रक तो यहीं कहीं होता है बीच में। ठीक है, अब मोनोलोक्यूलर जो होता है इसको अपन कहते हैं श्वेत वसा, या व्हाइट फैट, या भूरा वसा कहते हैं, ब्राउन को कहते हैं व्हाइट फैट, या क्या बोलते हैं, श्वेत वसा कहते हैं। और इसको अपन कहते हैं मल्टीलोक्यूलर को ब्राउन फैट कहते हैं, ब्राउन फैट, या इसको क्या बोलते हैं, भूरा वसा। ठीक है, एक है व्हाइट फैट, एक है ब्राउन फैट। हमें जनरली कौन सा फैट मिलता है, हमें मिलता है व्हाइट फैट। और बच्चों में जो नवजात होते हैं, आपने देखा होगा नवजात बच्चे बड़े मतलब बहुत सारे फैटी से होते हैं। नवजात बच्चे जब 1 महीने 2 महीने, उस समय जन्म के समय नहीं भी होगा, तब भी 2-3 महीने में वो फैटी से हो जाते हैं, गाल वाल बढ़िया से फूल जाते हैं ना। ठीक है, तो वो जो है फैटी से क्यों हो जाते हैं, उनमें कौन सा वसा ज्यादा होता है, ब्राउन फैट ज्यादा होता है। लेकिन वो ब्राउन फैट धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो बचता है वो कौन सा बचता है, बाद में व्हाइट फैट बचता है। ठीक है, तो अब जो बच्चों की त्वचा ढीली होती है, अंदर जो कुशन जैसे होते हैं ना, मतलब तो वो इसके कारण होती है, ब्राउन फैट के कारण। और ब्राउन फैट का काम होता है ऊष्मा को, ऊष्मा संरक्षण, मतलब क्या बोलते हैं, हीट इंसुलेटर, ऊष्मा निरोधक, ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है, शरीर में ऊष्मा बना के रखता है। इसलिए नवजात बच्चों को ज्यादा सर्दी नहीं लगती, नवजात बच्चों को ठंड ज्यादा नहीं लगती, उनको उनके रोंगटे खड़े हुए आपने नहीं देखे होंगे कि 2-3 महीने का बच्चा है और उसके सर्दी के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि उनमें कौन सा फैट ज्यादा है, ब्राउन फैट। और ब्राउन फैट हीट इंसुलेटर का काम करता है, बढ़िया वाला सा, तो इसलिए उनको ज्यादा सर्दी, ऐसा नहीं कि सर्दी वाले ज्यादा सर्दी नहीं लगती। कोई बच्चा मिल जाए किसी लिए जाकर बैठा दो, बोले सर वो तो काम रहा था, हमने देखा था, है ना, और मेरे ऊपर इल्जाम मैंने बोला तो सब कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं, मतलब नॉर्मली जिसमें अपन को सर्दी लगने लगती है ना, उनको सर्दी नहीं लगती। ठीक है, वो हमें लगता है कि उनको सर्दी लग रही होगी, उनको नहीं लगती, वो हमें ऐसा लगता है कि उनको लग रही होगी, लेकिन उनमें ब्राउन फैट क्योंकि ज्यादा होता है। तो ब्राउन फैट जब तक ज्यादा है तब तक सर्दी नहीं लगती है असल में। तो ये दो प्रकार की एडिपोसाइट्स हैं। अपन इनके आगे एडिपोस टिश्यू में उदाहरण बताऊंगा आपको इनके, अभी तो क्या वैसे ही बोलने को बजाय। और एडिपोसाइट के बाद है रेटिकुलर सेल्स, एक आपको मिलेगी लास्ट रेटिकुलर सेल्स, जो कि मेन सेल्स में है। रेटिकुलर सेल्स जो है ये क्या बनाती है, ये रेटिकुलर फाइबर बनाती है, ये रेटिकुलर फाइबर का निर्माण करती है। ठीक है, रेटिकुलर सेल। तो मुख्य प्रकार की अगर कोशिकाएं देखी जाए ना संयोजी ऊतक की, जो हमें पता होनी चाहिए, वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखो संयोजी ऊतक में एक तो हमने कहा कि शरीर में सबसे ज्यादा फैला हुआ ऊतक, शरीर के बाहर का सबसे अधिक नहीं बनाएगा, शरीर के बाहर का तो ये कितना बनाता है, शरीर के बाहर का तो ये 30% बनाता है। असल में शरीर के बाहर का सबसे अधिक कौन बनाता है, मस्कुलर, कितना 40%, 40 से 50%। ये लगभग कितना बनाता है, 30%। उपकला ऊतक 10 से 20%। और देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, उपकला पढ़ा था,
उपकला ऊतक बनाते हैं 10 से 20%। शरीर का भार बता रहा हूं, शरीर भार का कितना बनाते हैं 10 से 20। संयोजी ऊतक कितना बनाते हैं, संयोजी ऊतक लगभग 30। पेशीय ऊतक कितना बनाते हैं लगभग 40। और बचा क्या, ये 40 से 50 और बचा तंत्रिकीय ऊतक। तो तंत्रिकीय ऊतक शरीर के भार का लगभग 10% बनाता है। तो ये शरीर के भार का कौन कितना प्रतिशत बनाता है वो है। लेकिन सबसे अधिक पहला ऊतक बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू। 3 घटक कौन कौन से, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को म्यूकोपॉलीसेकेराइड, कोशिकाएं आपके सामने सारी लिखी हुई है। और तीसरा अपन क्या पढ़ेंगे, फाइबर्स पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। फिर इसके बाद संयोजी ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे।